नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर इनको आज बाल दिवस के रूप में और चाचा के रूप में भी जाना जाता है और बाल दिवस के रूप में भी इनकी जयंती को मनाया जाता है। लेकिन आप किसी भी मीडिया पर, किसी भी अखबारों में, किसी भी चैनलों पर इसकी आज कोई खबर नहीं देखेंगे, बल्कि सोशल मीडिया पर पंडित नेहरू के खिलाफ नफरती पोस्ट की जाएगी ताकि नेहरू को बदनाम किया जा सके। यह एक सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। उनके बारे में सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करना, किसने उनको यह नफरत भरी उनको यह बातें भर दी है, यह आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पंडित नेहरू ने IIT दिए, एम्स दिए, गेल दिए, भेल दी, बहुत भागड़ा नांगल बांध दिए और देश उस पोजीशन पर था जब देश की जीवन प्रत्याशा मात्र 38 साल थी। लेकिन जब वो यहाँ से विदा हुए, धरती से विदा हुए, तो इस देश की जीवन प्रत्याशा 52 वर्ष कर दी गई थी। यानी कितने अस्पतालों में कितनी सुविधाएं दी थी। एक चीज ध्यान रखना, जिसने देश को इतना दिया, सोशल मीडिया पर आप कितनी भी उसकी बुराई कर लें, कितना भी आप उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें, लेकिन सच्चाई को सिर्फ छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। एक समय ऐसा आएगा, लेकिन ये अच्छा हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू और गांधी को जितना बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, रिकॉर्ड बताता है, सर्वे बताता है कि उतना ही नेहरू और गांधी को पढ़ा जा रहा है देश के अंदर। तो आप कितना ही उनको सोशल मीडिया पर बदनाम करने का प्रयास करें, नेहरू आम आदमी पढ़ने लग गया है और नेहरू को सोशल मीडिया पर नफरती भाषण, नफरती पोस्ट करने के बाद और भी पढ़ा जाने लगा है। तो इसलिए जो नेहरू के बारे में धीरे धीरे जितनी पहले अगर भावना होती थी, तो उसमें उनके प्रति ज़्यादा सद्भाव, नमन और सैल्यूट करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। अब आने वाले समय में बताया जाएगा कि किस तरह से पंडित नेहरू गांधी जी का योगदान रहा देश के लिए। तो बढ़ते हैं आज अन्य खबरों की ओर भी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को औसतन 70% मतदान हुआ। सीटों में सिर्फ खीवसर में 3% बढ़ोतरी छोड़ दें तो 6 सीटों पर 5 से 12% मतदान घटा है। इससे परिणामों में उलटफेर की संभावना बढ़ गई है। हालांकि स्थिति 23 नवंबर को रिजल्ट के दिन ही स्पष्ट होगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार झुंझुनू में 5%, दौसा में 12%, देवली उनियारा में 8%, सलूम्बर में 5%, चौरासी में 8% और रामगढ़ में 2% मतदान घटा है। हालांकि चुनाव आयोग गुरुवार को अपडेट आंकड़े जारी करेगा। अब जारी कैसे करेगा, कितना कर पाएगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आंकड़े घटे हैं या बराबर रहे हैं। सभी मतदान क्षेत्रों में मतदाताओं से बातचीत, सीटों के वोटिंग प्रतिशत में बदलाव और बूथ की स्थिति के अनुसार देखना यह है कि कितनी सीटों पर भाजपा और कितनी सीटों पर कांग्रेस विजयी घोषित होती है। टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, ने कहा कि भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर मतदाताओं को भयभीत किया, गड़बड़ी फैलाने का काम किया। फिर भी मतदाताओं ने भाजपा को 7 सीटों पर खारिज कर दिया। वहीं जिला प्रशासन की अव्यवस्था और अनदेखी ने शांतिपूर्ण मतदान को हंगामे और उपद्रव में बदल दिया। बुधवार को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मतदान चल रहा था। इसी दौरान दिन में करीब 12 बजे समरावता में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। उस समय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर रात करीब 10 बजे पुलिस टीम समरावता गाँव में नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर नरेश को जीप में बैठा लिया। तभी भीड़ ने पथराव कर आरोपी को भगा दिया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।
कार्रवाई से नाराज लोगों ने पुलिस वाहन फूंक डाला और एसपी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। किस तरह से हिम्मत बढ़ती जा रही है कि एक इस तरह से हाथापाई करना, थप्पड़ मारना, आप कहां तक इसको उचित मानते हैं। और फिर जब नरेश मीणा ने भी आरोप लगाया है कि किस तरह से जिला प्रशासन ने यानी गांव के लोगों ने उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन एसडीएम धमका कर लोगों से वोट डलवा रहे थे। मैंने इसी बात का विरोध किया था। अलवर की एक नाबालिग ने सोशल मीडिया पर अपने सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये वीडियो आरोपी 2 युवकों ने वायरल किया है। घटना 8 नवंबर की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई बड़ी न तो चर्चा देखेंगे न ही खबर देखेंगे। कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल में भी इसी तरह से किसी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। पूरा देश 2 महीने से लगातार और हो सकता है उससे भी अधिक महीने से उसको खबर को देख रहा है। हर घंटे की खबर कोलकाता से आपको सीधे आपके मोबाइल पर सोशल मीडिया पर आपको बताई जा रही है, लेकिन इस घटना के बारे में आपको कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं मिलेगी। युवती कोलकाता की हो, युवती राजस्थान की हो, कोई भी युवती अगर इस तरह के हादसे का शिकार होती है तो ये सभी के लिए शर्म की बात है। लेकिन आप शर्म या बेशर्म, अब आप इसको किस तरह से कमेंट करते हैं और किस तरह से आप देखते हैं, इसकी भी आप एक वानगी देख लीजिए। राजधानी जयपुर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 7 फ्लाईओवर और 4 एलिवेटेड प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इन प्रोजेक्ट्स का सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट का काम आखिरी स्टेज पर है। जेडीए सभी प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट दिसंबर के अंत तक तैयार कर यूडीएच विभाग को भेज देगा। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा और कौन सा नहीं। रामभद्राचार्य ने श्री राम कथा में विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में जो चल रही है उसमें आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी जातियों में राजनेता हमारे समाज को बांट रहे हैं। सरकारों में अगर दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद करे। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो अपने आप जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। आरक्षण का खेल सिर्फ 70-75 साल से चल रहा है। उससे पहले जाति प्रथा इस लेवल पे थी कि क्या आरक्षण उससे खत्म हो गया था या जाति प्रथा समाप्त हो गई थी? ये रामभद्राचार्य को इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो रामभद्राचार्य को यह भी मालूम होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पाई जाती है। इसकी भी खोज खबर कर लेनी चाहिए। तो रामभद्राचार्य ने एक तरह से आरक्षण को बंद करने की बात कही है। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने स्वर्ण में जन्म लेकर पाप किया है क्या? कोई SC ST OBC नहीं, सब हिंदू एक हैं। यानी रामभद्राचार्य ने जाति आधारित आरक्षण को बंद करने की बात कही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। सर्दी भले ही दूर हो और कोहरा उतना भी नहीं छा रहा, लेकिन फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ाने लगा है। दिल्ली में छाए स्मॉग के चलते बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो सकी। इसी कारण दिल्ली जाने वाली 9 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली में सुबह 8 बजे से स्मॉग का असर दिखना शुरू हुआ। दृश्यता कम होते ही फ्लाइट्स की लैंडिंग में परेशानी होने लगी और विभिन्न शहरों से दिल्ली पहुंची फ्लाइट्स को जयपुर सहित नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक बार फिर से बच्चे कहानियों के संसार से जुड़ सकेंगे। कहानियों के माध्यम से कई देशों की संस्कृति, इतिहास, खान और लिटरेचर को समझ सकेंगे। मौका होगा 2 दिवसीय बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का, जो 16 और 17 नवंबर को आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक मजेदार कहानियां और सेशंस का मजमा सजेगा। इसमें 4 से 14 साल तक के बच्चे निःशुल्क हिस्सा ले सकेंगे। यहाँ 9 देशों के 28 स्पीकर्स 60 सेशन का हिस्सा बनेंगे। स्टोरी टेलर गीता रामानुजम ने 43 देशों और भारत के 27 राज्यों की यात्रा कर प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स की ग्रूमिंग की है। स्टोरी टेलिंग संस्थान कथालय को 2005 में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय कहानी महोत्सव आयोजित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सूचीबद्ध किया गया था।
राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में जालोर जिला हैंडबॉल संघ की ओर से 29वीं राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार से होगा। प्रतियोगिता में 40 टीमें भाग लेगी। इसमें बालक वर्ग में 24 और बालिका वर्ग में 16 टीमें भाग लेगी। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। प्रतियोगिता के लिए 5 ग्राउंड तैयार किए गए हैं। इन पर बालक वर्ग में 72 और बालिका वर्ग में 36 मैच खेले जाएंगे। राजस्थान राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप 14 से 17 नवंबर तक सामुदायिक भवन मुस्लिम मुसाफिर खाना मोती डूंगरी में जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप जूनियर, युवा एवं युवती, सब जूनियर, बालक बालिकाएं, कैडेट तथा सीनियर पुरुष एवं महिला फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। राज्य की इस प्रतियोगिता में गत राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी भी भाग लेंगे। नवंबर माह में भी तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच रहने से मौसमी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। पारा कम नहीं होने से स्थितियां अभी भी मच्छरों के लिए अनुकूल है। ऐसे में डेंगू व चिकनगुनिया के केसों में गिरावट नहीं आ रही और शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में हर दिन 700 से अधिक केस आ रहे हैं। नवंबर के 11 दिन की स्थिति देखें तो 40 से अधिक मरीज रोज भर्ती हो रहे हैं। निमोनिया ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। डॉक्टर्स के अनुसार हर दिन शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में 70 से अधिक निमोनिया के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है। नवंबर माह में डेंगू चिकनगुनिया के मामले लगभग खत्म हो जाते हैं। वर्ष 2023 नवंबर में जहां हर दिन 40 से 50 केस आ रहे थे, उनकी संख्या इस बार 700 से भी अधिक है। लेकिन आप किसी भी मीडिया पर इसकी बहुत बड़ी चर्चा नहीं देखेंगे और न ही इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसको आप देखेंगे। क्या आपके क्षेत्र में फॉगिंग हुई, इसके बारे में भी आप अवश्य कमेंट करें। आप फॉगिंग के बारे में चिंता नहीं है, लेकिन कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या देख रहा है, इसके बारे में आपको इतना शानदार तरीके से बता दिया गया है कि आप दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन आप मच्छरों की वजह से बीमार हो रहे हैं। डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, इसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं होगी। जेके लोन अस्पताल जयपुर में दूसरे दिन बुधवार को भी नर्सिंग कर्मियों और संविदा कर्मियों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही। 4 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद संविदा कर्मी को जेके लोन अस्पताल से हटाकर एसएमएस में लगा दिया गया। मालूम हो कि एक दिन पहले ही नर्सिंग कर्मी को कार्यमुक्त किया गया था। इसके बाद एसएमएस के नर्सिंग यूनियन पदाधिकारी जेके लोन पहुंच गए और कहा कि बहस दोनों कर्मचारियों में हुई थी, लेकिन कार्रवाई नर्सिंग कर्मी पर ही की गई। इसके बाद कुछ नर्सिंग कर्मी इस पर अड़ गए कि संविदा कर्मी को भी हटाया जाए। इसके बाद संविदा कर्मी योगेंद्र ने एसएमएस अस्पताल में ज्वाइन कर लिया। राजस्थान मानव अधिकार आयोग जयपुर ने 2022 में पुलिस हिरासत में बंदी सुनील कुमावत की मौत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर जयपुर व एसपी नागौर को निर्देश दिए हैं कि वह दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। साथ ही मामले की जांच उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाकर विभागीय कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। वहीं जिला कलेक्टर जयपुर व पुलिस कमिश्नर जयपुर और नागौर जिला कलेक्टर व एसपी को निर्देश दिए कि वह मृतक बंदी के आश्रितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दे। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह निर्देश दिए। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कीर्तन दरबार शुरू हुआ। सुबह का कीर्तन दरबार गुरुद्वारा साहिब जवाहर नगर जयपुर में लगा, जिसमें जत्था भाई नवनीत सिंह दरबार साहिब अमृतसर वालों ने शब्द गायन से संगत को जोड़ना शुरू किया। इससे पहले गुरुद्वारा अध्यक्ष सतनाम सिंह व कमेटी सदस्यों ने रागी जत्थेदारों व कथावाचक को सिरोपा पहनाया। जत्था भाई नवनीत सिंह ने सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कल्ला बन आई प्रकट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सुनाया। इस तरह भाई देवेंद्र सिंह दरबार साहिब वालों ने शब्द कल तारण गुरु नानक आया के साथ अरदास को आगे बढ़ाया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर उनके जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब के दर्शन के लिए गुरु दर्शन यात्रा कमेटी के सहयोग से 9 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व जत्थे ने दरबार साहिब अमृतसर में यात्रा की सफलता की अरदास की।
राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में 3 जगह दौसा, झुंझुनू और खींवसर में पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हुई, लेकिन देवली उनियारा में एसडीएम को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़कर पूरा माहौल गर्मा दिया। नरेश ने थप्पड़ तो टोंक जिले के समरावता मतदान केंद्र बाहर मारा, लेकिन उसकी गूंज राजधानी में ज्यादा रही। आरएस एसोसिएशन नरेश के खिलाफ उतर गई। पहले एसोसिएशन के पदाधिकारी महावीर खराड़ी के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के पास पहुंचे, उसके बाद सीएम हो गए। यही थप्पड़ अगर कांग्रेस के राज में पड़ जाता तो पूरे देश में इसका हल्ला मच जाता। इसको आप अवश्य जानते हैं, लेकिन कांग्रेस किस तरह से चुप रहती है या कांग्रेस ने किस तरह से इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, यह भी एक सोचने समझने की बात है। खींवसर विधानसभा सीट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को वोटिंग के दौरान फिर से दावा किया कि बीजेपी खींवसर में जीत हासिल करेगी। उनका कहना है कि बीजेपी 7 सीटों में से कम 5 सीट पर जीत दर्ज करेगी। 2 सीटों पर टफ फाइट बताया। खींवसर ने प्रचार के आखिरी दिन खींवसर सीट पर प्रचार के दौरान कहा था कि इस सीट पर बीजेपी जीत रही है। हम अगर खींवसर हार गए तो मैं सिर और मूछें मुंडवा कर चौक पर खड़ा हो जाऊंगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।